अब हम देखते हैं इससे इक्वेशन क्या बनेगी, क्या नई चीज फाउंड हुई, क्या रेजिस्टेंस आया, ये सब देखते हैं इसमें। तो इस जो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें अपनी बात निकालनी है। इसकी बात क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है, एक बार और लिख देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जन्म हुआ, वो इन्वेंट किया किसने, ओम्स लॉ, ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम्स ने, जो एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस साइन को हटा के हम क्या लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो हमारे पास एक नई एक चीज आई, वो है हमारा रेजिस्टेंस, R वो है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस हमने देख लिया, V इज इक्वल्स टू आई आर आया हमारा फॉर्मूला। तो हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है क्या। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस अब लिखें, इट इज द प्रॉपर्टी which opposes the flow of current in a circuit। ओके, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है। जैसे ये करंट है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, अब रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, यहाँ इसको अपोज करेगा कि तू फ्लो मत हो। करंट फ्लो होगा, यहाँ से एक ब्रेक लगाएगा रेजिस्टेंस की, आप फ्लो मत होइए। तो रेजिस्टेंस क्या है, जो हमारे करंट को अपोज करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। ओके, ये सब आप नोट करें। हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जो हमारे करंट को, फ्लो को अपोज करता है। तो हमें क्या था, हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने क्या लगाया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको बोला रेजिस्टेंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में V के बारे में स्टडी कर लिया है, I के बारे में स्टडी कर लिया है। हमारी नई चीज की जो इन्वेंशन हुआ है वो रेजिस्टेंस का हुआ है, जिसकी खोज किसने की, ओम्स साहब ने। ओम्स ने अपने लॉ में ये बताया कि रेजिस्टेंस एक नई चीज होती है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह लगती है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया जो करंट को, फ्लो को अपोज करती है। तो इसका हम एक डेरिवेशन बनाते हैं। तो R का हमारे पास नई चीज़ क्या है, R। तो हमें स्टडी किस बारे में करना है, R के बारे में। तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, आप अपना डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल लगाइए। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। So resistance is equals to potential difference per unit करंट, या फिर करंट ही है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट। V क्या है हमारा, V पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। I की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। तो हमारी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको इन्वेंट किसने किया, ओम्स ने। तो इसकी नई और एक और एसआई यूनिट क्या है, ओम। ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक साइन है ओम का, वो भी बना सकते हैं। ओम्स का ये साइन है। ओके,
ये हुआ हमारा R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। सो इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। रेजिस्टेंस के बारे में ये देखा आपने, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ओके, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था कि हम रेजिस्टेंस को सारे सिंबल्स बनाए थे मैंने यहाँ पे, सेल रेजिस्टेंस, उसको सबको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक बार मैं और बता दूं, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन एंड इसकी एसआई यूनिट ये है। एसआई यूनिट आप देख लें, एसआई यूनिट ओम, ओके, या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ देखा था, हमने करंट पढ़ा, चार्ज पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, तो हमने सारे फॉर्मूलेज निकाले। फॉर्मूलोज को निकालने के बाद हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करी थी। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या है, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू क्या है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या है। ओके, अब हम देखेंगे 1 आर इज इक्वल्स टू क्या है। 1 आर इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 आर नहीं 1 ओम होगा। तो 1 ओम को डिस्कस करेंगे। तो 1 ओम का हम ये ऐसा यूनिट फॉर्म है। तो 1 ओम इज इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूले से डायरेक्ट ऐसा यूनिट लिखना है। वोल्ट की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट, और इसकी क्या है, एम्पियर। तो हमने क्या किया, 1 ओम को डिफाइन किया। 1 ओम को डिफाइन क्या किया कि जब उसमें 1 वोल्ट का 1 वोल्ट पर यूनिट, 1 वोल्ट 1 एम्पियर चार्ज, सॉरी दिस इज मिस्टेक माई। सो 1 ओम का मतलब क्या है, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पियर का करंट होगा। इनको डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आएगी 1 ओम। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में। उसका क्या आएगा कि when the potential difference is 1 volt and the value of current is 1 ampere, it is said, इसको it is said नहीं, आप यहाँ लिखें, this is divided when we, hence we have the 1 ohm. You can write in your notebook these notes by pause the video. Okay, ये हुआ हमारा ओम्स लॉ। ओके, हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस हमारी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, so we have to discuss factor on which the resistance depends. Okay, so heading लगाएंगे factors on which the resistance depends. हेडिंग लिख रहे हैं आप, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। तो हमारा फैक्टर क्या है, 3 फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो एक एक करके उनको स्टडी कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। हमारा पहला फैक्टर है द लेंथ ऑफ वायर, सेकंड है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, थर्ड है मटेरियल ऑफ द वायर। हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर, दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा फैक्टर है मटेरियल ऑफ वायर।
लेंथ ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का हमारा एक डेरिवेशन बनेगा, जिसके थ्रू हम एक नया चीज निकालेंगे, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस को झेलने की क्षमता। ठीक है, रजिस्टिविटी। तो लेंथ ऑफ वायर यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of wire and R is inversely proportional to the cross section area of वायर। ये दो पॉइंट निकल के आए। हमें देखना है आर हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक वायर बनाते हैं। ओके, ये इसका इंसुलेटर पार्ट है, ये इसका कंडक्टर पार्ट है। मान लीजिए कॉपर का वायर है और इस पे इंसुलेटर ऊपर कोटिंग है प्लास्टिक की। ओके, तो हमारी जो वायर की लेंथ है, ये हुई हमारी वायर की लेंथ, और ये एरिया है, ये वाला, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मैंने आपको यहाँ बताया, जो कि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जो लेंथ ऑफ वायर है ये हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम देखते हैं ये कैसे इन्वर्सली और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारी दो इक्वेशन निकल के आएंगी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारा आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पे भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की आवश्यकता है, तो उस कांस्टेंट का नाम है, आप ध्यान से सुने, उस कांस्टेंट का नाम है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आप पूछेंगे कि रो क्या है, मैंने आपको बताया कि रो है हमारा रेजिस्टिविटी। ओके, रो है हमारा रेजिस्टिविटी, जिसको रेजिस्टिविटी है उसको साइन इसका रो, जिसको इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रो, यानी कि आर एच ओ, इसका साइन ये है। आप इतना नोट करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, सॉरी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। हमने जब आर क्या लिखा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, फिर हमारा आया आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो को पढ़ेंगे क्या आएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो हमारा ये आ गया, यानी कि रेजिस्टिविटी नई थिंग। ओके, आर आर की प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, फर्स्ट एंड सेकेंड। इनको कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो आपका क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की हम क्या देख लेते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की, आर क्या है, ओम, ए क्या है, मीटर स्क्वायर, एल क्या है, मीटर। मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर कटेगा तो एम यहाँ से कट जाएगा, तो क्या है हमारा एसआई यूनिट रो का। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर।
आप इसको लिख सकते हैं ओम मीटर। मैंने आपको बताया ओम को कैसे इस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। ओके, ये हुआ हमारे दो फैक्टर्स। किन किन पे क्या डिपेंड करता है, लेंथ पे और क्या है हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। हमारा थर्ड फैक्टर क्या है, मटेरियल ऑफ वायर। आप इसको नोट करें, मैं आपको बताता हूँ मटेरियल ऑफ वायर। सो हमारे दो फैक्टर हो चुके हैं, लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। हमारा थर्ड फैक्टर क्या है, मटेरियल। मटेरियल क्या है, रेजिस्टेंस को कैसे वेरी करेगा, इसका रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। तो हमारा कैसे करेगा, मटेरियल रेजिस्टेंस पे कैसे वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम पढ़ लेते हैं एलॉय। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलॉय? तो हमारा एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स। इसका एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंटिन। तो कॉन्स्टेंटिन जो एलॉय है, यानी कि दो मेटल से बना हुआ है, तो वो दो मेटल्स कौन कौन से हैं, Cu एंड Ni। हमने क्या किया, हमें बताना है कि मटेरियल के साथ कैसे वेरी करता है। मटेरियल के साथ ऐसे वेरी करता है, एलॉय का मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एलॉय का रेजिस्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होता है। एलॉय है हमारा कॉन्स्टेंटिन और Cu और Ni क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स का जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो होगा हमारा कम, और जो इन दोनों से मिलके जो कॉन्स्टेंटिन एलॉय बना उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। तो ये वेरी कर गया कि वेरी क्या करा, मटेरियल अगर हमारे पास ये है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी। और अगर कांस्टेंट यानी कि इसका एलॉय है तो हमारी रेजिस्टिविटी हाई होगी। तो पहला डिपेंडेंसी हमारा हो गया मटेरियल का टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक मैं स्टेटमेंट के तौर पे मैं आपको बताया कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल। जो एलॉय की रेजिस्टिविटी है उसके मेटल से ज़्यादा होगी। ठीक है, आप इसको नोट करें। मैंने आपको क्या बताया कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है। एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं करते, यानी कि दे डू नॉट बर्न का मतलब ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एलॉय को हम दूसरे क्षेत्र में यूज करते हैं कि दे डू नॉट बर्न नॉट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो इसका हम दूसरे यूज करते हैं हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपके घर में बहुत सारे हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक थिंग है आयरन, गीजर, टोस्टर, हीटर। बहुत सारे हमारे घर में इलेक्ट्रिक थिंग्स होते हैं जो हमारा हीट प्रोड्यूस करने का काम होता है। इसमें एक इंडक्शन का चूल्हा भी आता है, उसका फिनोमेना अलग है। ये आप देखेंगे, ये हमारे हीटिंग डिवाइसेस। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अपने एलॉय को, एलॉय में क्या करते रहते हैं, करंट को फ्लो करा देते हैं, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं होता, लेकिन उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट।
क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन हीट तो उसके अंदर बराबर पैदा हो रही है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, उसकी वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम उस हीट का हम यूज़ कर लेते हैं अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। आयरन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों पे इस्त्री कर लेते हैं, गीज़र से पानी गर्म कर लेते हैं, टोस्टर से हम ब्रेड वगैरह अपना फूड मटेरियल प्रोवाइड कर लेते हैं, हीटर से क्या करते हैं, हम अपने हाथ सेक लेते हैं और अदर थिंग खाना बनाते हैं। तो ये क्या है, हम हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं एलओएस से क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ओके, तो ये हुए हमारे फैक्टर्स। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा ओम्स लॉ में, उनको कनेक्ट करेंगे। बहुत सारी रेजिस्टेंस है हमारे घर में, मैंने आपको सर्किट में बताया कि बहुत सारी रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। जैसे आपके घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हीटर हुआ, बल्ब हुआ, ये सब हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमारे घर में सर्किट कैसा बनेगा, पैरेलल में बनेगा, सीरीज में बनेगा, सीरीज अच्छा है या पैरेलल अच्छा है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।